नमस्कार। आज हम यहाँ पर एनसीईआरटी का क्लास 7 का विज्ञान विषय का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, एक जिसका कि नाम है पादपों में पोषण। कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं। हमारे भोजन में ये क्या होते हैं, एक तरह से घटक होते हैं। जो भी हम खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज अलग अलग खाने में ये प्रेजेंट होते हैं तथा इन्हें पोषक कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? पोषक। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप पौधे स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। जो पौधे हम देखते हैं, प्लांट देखते हैं, वो खुद बना लेते हैं अपना खाना, लेकिन हम मनुष्य और कोई भी प्राणी खुद नहीं बना पाता है। वे पादपों तथा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर है। एक तो हम डायरेक्टली उनसे खाना ले रहे हैं, या फिर कोई नॉन वेज है तो वो पहले प्लांट जो खा रहे हैं जीव, उनको वो खाता है, तो वो भी परोक्ष रूप से हो गया, इनडायरेक्टली निर्भर हो गया प्लांट पे ही। तो इस तरह से पादपों में पोषण विधि, क्या क्या पोषण विधि होती है यहाँ पर ये दिया हुआ है। बूझो, जानना चाहता है कि पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। तो प्लांट के किस किस चीज़ का यूज़ करते हैं? जल का, कार्बन डाइऑक्साइड का, खनिज का, इनका यूज़ करते हैं। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं। जो पोषक पदार्थ होते हैं वो जो सजीव हैं उनकी शारीरिक संरचना, वृद्धि और कोई भी टूट फूट हुई है उसके रखरखाव के लिए उसको समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। जो भी उनके अंदर शरीर में गतिविधियाँ होती हैं, जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, प्रोसेस होती हैं, उनके लिए भी सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग करने की विधि को पोषण कहते हैं। तो जो सजीव हैं उनके द्वारा भोजन करना और उसके उपयोग की विधि को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है उसको स्वपोषण कहलाती है। पोषण की जो विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है उसको स्वपोषण कहलाती है। अतः ऐसे पादपों को हम क्या कहेंगे? स्वपोषी कहेंगे। जंतु और अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, जबकि जंतु और अधिकतर जो जीव हैं वो पादप जो भोजन बना रहे हैं उसको ग्रहण करते हैं। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं? विषमपोषी कहते हैं। तो स्वपोषी तो क्या हो गए? पादप, क्योंकि वो खुद बना रहे हैं अपना खाना। और विषमपोषी कौन हो गए? जंतु और अधिकतर जीव, मनुष्य। पहेली जानना चाहती है कि पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता। अतः हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थित हैं? क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है अथवा केवल कुछ विशेष भागों में? पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं? खाद्य फैक्ट्रियों तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है? इसका मतलब है कि जो प्लांट होता है, पौधा होता है, उसमें कौन सा भाग होता है? उसकी जड़, उसकी पत्ती, उसके फल, कहाँ पे वो भोजन का निर्माण होता है, कहाँ भोजन बनता है, और उसके लिए जो कच्ची सामग्री है जैसे जल है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो सब कहाँ से आती है। प्रकाश संश्लेषण, पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। पत्तियाँ पादप की खाद्य फैक्ट्री हैं। ये क्या हो गया? इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया कि जो
प्लांट की लीव्स होती हैं वो फूड फैक्ट्री हैं, वहाँ पर खाना तैयार होता है। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुँचने चाहिए। जो भी कच्चे पदार्थ हैं, मृदा में उपस्थित जो मिट्टी है उसमें उपस्थित जल एवं खनिज जड़ मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंच जाते हैं। यहाँ से जड़ से लिया और ये तने से कहाँ पर पहुंच गए, पत्तियों में पहुंच गए। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। अब जो पत्ती है इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे रंध्र होते हैं, वहाँ से ये एनवायरनमेंट से क्या ले लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती है। अब उससे पहले यहाँ पर ये एक दिया हुआ है कोशिकाएं। आपने देखा है कि इमारत ईंटों से बनती है, इसी प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो कोशिका कहलाती है। जैसे पूरी एक दीवार है, जैसे वो ईंटों से बनी हुई होती है, वैसे ही जो शरीर होता है कोई भी सूक्ष्म एक कोशिका से बना होता है। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी जो माइक्रोस्कोप है उसके द्वारा देखा जा सकता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी रहती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो ये हो गई यहाँ पर कोशिका झिल्ली, क्योंकि पतली संरचना से बनी हुई है। इसमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना होती है जो केंद्र कहलाती है। केंद्र में मतलब सेंटर में। ये केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा हुआ होता है। ये जो जेली समान पदार्थ है केंद्रक के चारों तरफ, इसको क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये केंद्रक, ये कोशिका द्रव्य और ये कोशिका झिल्ली। कोशिका का आरेख चित्र। यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे रहते हैं। इसे ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। तो हम पत्तियों की बात कर रहे थे, इसमें रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाते हैं। वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं और पत्तियों तक फैली रहती हैं। जड़ से वाहिकाएं जाती हैं तना तक और पत्तियों तक। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं। पहेली जानना चाहती है कि पत्तियों में ऐसी क्या विशेषता है कि वे खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकती हैं परंतु पादप के दूसरे भाग नहीं। क्या चीज़ है ऐसी पत्तियों में? तो पत्तियों में क्या होता है, एक हरा वर्णक होता है जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। तो ये इम्पोर्टेंट है, क्लोरोफिल होता है पत्तियों में, उसकी वजह से वहाँ पर खाना तैयार होता है प्लांट का। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश, सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। तो ये जो सूर्य का प्रकाश है उसका संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। तो अब जो क्लोरोफिल था उससे ऊर्जा का संग्रहण हो गया, जल आ गया जड़ से, कार्बन डाइऑक्साइड आ गई रंध्र से, और इस तरह से फिर ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, खाद्य संश्लेषण। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। तो ये इम्पोर्टेंट है, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं इसको क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद के रूप में संचित हो जाती है। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परमावश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं प्लांट और क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन,
और ऑक्सीजन सभी जीवों के लिए जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना असंभव है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। इस प्रक्रम को निम्न समीकरण द्वारा दर्शा सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, जल हुआ, इसने क्या सूर्य का प्रकाश लिया, क्लोरोफिल लिया लीफ से और क्या बनाया, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। ये खाद्य और ये सभी जीवों के लिए श्वास के लिए जरूरी है। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, ऑक्सीजन निकलती है। कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड स्टार्च के रूप में संचित हो जाती है। तो पत्तियों में कार्बोहाइड्रेट किसके रूप में संचित होती है, स्टार्च के रूप में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं दर्शाते हुए किसी पत्ती का काट चित्र। तो ये हो गया रंध्र द्वार, यहाँ पर रंध्र द्वार, ये द्वार कोशिकाएं, ये पत्ती की एक काट ली है। जैसे कि पत्ती है ये, इसके ये काट, तो इसमें ये हमने देखा ये हैं द्वार कोशिकाएं, क्लोरोफिल और रंध्र। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। सौर ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड गई यहाँ पर पत्ती में और ऑक्सीजन निकली। पत्तियों में क्लोरोफिल, जल और खनिज जड़ से ले लिया। तो ये दिखाया गया है यहाँ पे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दिखाई गई है दर्शाने के लिए व्यवस्था चित्र। तो यहाँ से लिया जल और खनिज पत्ती में आ गया। पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, वो सौर ऊर्जा लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में यहाँ पर जमा हो जाती है। देन बूझों ने देखा कि कुछ पादपों की पत्तियां गहरी लाल, बैंगनी और भूरे रंग की होती हैं। वह जानना चाहता है कि क्या इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भागों जैसे कि हरे तने, हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय पादपों में बाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां शल्क अथवा शूल रूपी हो जाती हैं, शूल हो जाती हैं, जिससे कि बाहर जल कम वाष्पीकृत हो, कम एवोपरेशन हो। इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर जो मरुस्थलीय पादप होंगे उनके जो तने होंगे वो क्या होंगे, वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण होगा क्योंकि तने कैसे हैं, हरे हैं। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी है क्रियाकलाप 1.1। एक ही प्रकार के पादपों के 2 गमले लीजिए। एक को अंधकार में काले बक्से में 72 घंटों के लिए रखिए और जो दूसरा बॉक्स है उसको सूर्य के प्रकाश में रखिए। दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार कीजिए जैसे आपने कक्षा 6 में किया था। अपने अवलोकनों को नोट कीजिए। अब उस गमले को, उसमें आयोडीन छिड़केंगे हम पत्ती पे। अब उस गमले को जिसे आपने अंधकार में रखा था 3-4 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए तथा पुनः इसकी पत्ती पर आयोडीन परीक्षण कीजिए। अपने प्रेक्षण अपनी नोटबुक में लिखें। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण रंग की पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है। जो अलग रंग की पत्ती होती हैं उनमें भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे तथा अन्य वर्ण क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रक्षालन कर देते हैं, अर्थात ढक लेते हैं। तो जो दूसरे कलर हैं वो हरे रंग को ढक लेते हैं। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। आपने गीली दीवारों पर, तालाब तथा ठहरे हुए जलाशय में हरे अवपंखी कोई काई जैसे पादप देखे होंगे। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, शैवाल कहते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इनका रंग हरा क्यों होता है? इनमें क्लोरोफिल होता है जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं।
अब यहाँ पर ये अलग अलग रंग की पत्तियाँ दिखाई हुई हैं। पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। कार्बोहाइड्रेट तो बनता ही है और जो अन्य खाद्य हैं उनका संश्लेषण कैसे होता है, क्या होता है, ये पढ़ेंगे। अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है। तो प्रोटीन में क्या होता है, नाइट्रोजन, ये तो होते ही हैं, बाकी नाइट्रोजन होता है। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है? याद कीजिए, वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते हैं। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। तो जो मिट्टी होगी उसमें कुछ जीवाणु होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो गैसीय नाइट्रोजन होती है उससे कुछ मृदा में उपयोगी यौगिक बना देते हैं। यह विलेय पदार्थ पादपों द्वारा, और ये विलय होके पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिया जाता है। संभवतः आपने देखा होगा कि किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं जिसमें नाइट्रोजन पदार्थों की प्रचुरता होती है। इस प्रकार अन्य संघटकों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की मांग की आपूर्ति हो जाती है। इसके पश्चात पादप खाद्य के अन्य संघटकों जैसे कि प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करते हैं। पादपों में पोषण की अन्य विधियां क्या क्या हैं? कुछ पादप पौधे ऐसे हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते। वे कैसे जीवित रहते हैं तथा वे पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं? मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों पर निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं। तो वो खुद तो बना नहीं सकते, तो अन्य पादपों पर डिपेंड होते हैं। वे विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। चित्र 1.5 को ध्यान से देखिए। क्या आपको एक ब्रश के तने एवं शाखाओं से लिपटी रस्सी नुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है? तो ये प्लांट है, इस पे पीले रंग की ये जो संरचना दिखाई दे रही है, इसकी बात हो रही है यहाँ पे। ये है परपोषी पादप पर अमरबेल। ये अमरबेल का पादप है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। जिस पर चढ़ रही है ये बेल, उससे ये भोजन लेती है। जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है। क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। अमरबेल को क्या कहेंगे? परजीवी। और जिस पर ये आरोहित हो रही है उसको क्या कहेंगे? परपोषी, दूसरे को पोषण देने वाला। क्या हम एवं अन्य जंतु भी एक प्रकार के परजीवी हैं? आपको इस पर विचार करना चाहिए। अपने अध्यापक से इस विषय पर चर्चा कीजिए। पहेली जानना चाहती है कि क्या हमारा रक्त चूसने वाले मच्छर, खटमल, जूं एवं जोंक जैसे जीव भी परजीवी हैं? क्या आपने ऐसे पादपों को देखा तथा उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? कुछ ऐसे पादप होते हैं जो कीड़ों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। क्या यह विस्मयकारी नहीं है? ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। चित्र 1.6 के पादप को देखिए। इसके घड़े घट के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का ही रूपांतरित भाग है। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढलके रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो यह इसके रोमों के बीच में फंस जाता है। तो ये जो पत्तियां हैं ये घड़े का रूप ले लिया है इसने।
ये एक तरह से इस पे ढक्कन लगा हुआ है। तो जब यहाँ पर ये जीव जाता है तो ये जो रोम होते हैं इसके, ये अंदर की तरफ ही होते हैं, तो अंदर की तरफ चला जाता है और इस तरह से इसमें अंदर चला जाता है। वो यहाँ दिखाया गया है घट में रूपांतरित पत्ती और घटपर्णी, इसको और क्या कहते हैं, पिचर पादप में घड़े और ढक्कन जैसी संरचनाएं होती हैं। घड़े में उपस्थित पाचक रस होते हैं जो कीटों का पाचन हो जाता है। जहाँ पे कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीट भक्षी पादप कहलाते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप तथा संजीव कीट भक्षी पादपों के दो अन्य उदाहरण हैं। इसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो एक तो घट पादप हो गया पिचर, और एक ये हो गया वीनस फ्लाई ट्रैप, और एक संजीव कीट भक्षी पादप हैं ये। बूझो भ्रमित है, यदि घटपर्णी हरा होता है तो और प्रकाश संश्लेषण संपादित करता है तो यह कीटों का भक्षण क्यों करता है? तो खाना खुद ही बना सकता है तो कीटों का भक्षण क्यों करता है? क्या यह संभव है कि इस प्रकार के पादपों को मृदा से सभी पोषक नहीं मिल पाते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है? अगला है व्रतजीवी। आपने बाजार में छत्रक मशरूम बिकते देखे होंगे। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों तथा तनों या झाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे भी आपने देखे होंगे। आइए देखें कि जीवन यापन हेतु इन्हें किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है और वे उन्हें कहाँ से प्राप्त होते हैं। बूझो जानना चाहता है कि ये जीव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। इनमें प्राणियों के समान मुख नहीं होता, ये हरे पादपों के समान भी नहीं होते, इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, अतः ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का संश्लेषण नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है मशरूम छत्रक के पैकेट, सड़ी गली वस्तु पर उगा हुआ छत्रक। क्रियाकलाप 1.2 ब्रेड डबल रोटी का एक टुकड़ा लेकर उसे जल में भिगो लें। इसे किसी नम या उष्ण स्थान पर 2-3 दिन के लिए रख दीजिए तथा उस समय तक रखा रहने दीजिए जब तक कि उस पर रोई जैसी संरचनाएं न दिखाई देने लगें। ये धब्बे किस रंग के हैं? किसी आवर्धक लेंस तथा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका अवलोकन कीजिए। अपने प्रेक्षणों को नोटबुक में लिखिए। बहुत संभव है कि आपको रुई के धागों के समान संरचनाएं दिखाई पड़ें। यह जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं विघटनकारी सड़ने वाली वस्तुओं जैव पदार्थों की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं तथा उसे साधारण व विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तो सड़ने वाली वस्तुएं जो होती हैं उसके सतह पर पाचक रसों का स्राव करते हैं और उसको विलय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, कि क्या कहलाते हैं? मृतजीवी पोषण कहलाती है। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं। कवक, फंजाई, आचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ये उन स्थानों में भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण हो। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियां प्रदान करती हैं। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट तथा अनुपयोगी हो जाती हैं। अपने अभिभावकों से कवक द्वारा होने वाले नुकसान पर चर्चा कीजिए। पहेली को याद है कि उसके सुंदर जूते, जिन्हें वह विशेष अवसरों पर पहनती थी, वर्षा ऋतु में कवक के कारण खराब हो गए। वह जानना चाहती है कि वर्षा ऋतु में कवक अचानक कैसे प्रकट हो जाते हैं। सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो, तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। क्या अब आप बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं?
बूझू को याद है कि उसके दादाजी ने बताया था कि एक बार उनकी गेहूं की फसल कवक द्वारा नष्ट हो गई थी। वह जानना चाहता है कि क्या कवक रोग कारक भी होते होते हैं, कवक रोग का कारण भी बनते हैं। यहाँ पर ये दिखाया हुआ है ब्रेड जो है उस पर उगती हुई कवक। पहेली ने बताया कि यीस्ट एवं छत्रक जैसे अनेक कवक उपयोगी भी हैं, परंतु कुछ कवक पादपों, जंतुओं एवं मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ कवकों का उपयोग औषधि के रूप में भी होता है। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। ये क्या कहलाते हैं? सहजीवी संबंध कहते हैं इसे। उदाहरणतः कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। उनमें से एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक शैवाल को रहने का स्थान, आवास, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है और बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। तो शैवाल ने तो प्रकाश संश्लेषण किया, जबकि कवक क्या दे रहा है? शैवाल को स्थान दे रहा है, जल दे रहा है और पोषक। मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है? क्या आपने किसानों को अपने खेतों में अथवा माली को बगीचों में के लॉन और गमलों में खाद अथवा उर्वरक डालते देखा है? क्या आप जानते हैं, आप पढ़ चुके हैं कि पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक होते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में इनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। इसीलिए मृदा को इन पोषक तत्वों में समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। यदि हम पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, परंतु पादप इसका उपयोग उस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। पौधे नाइट्रोजन को विलय रूप में ही अवशोषित करते हैं। कुछ जीवाणुओं जो राइजोबियम कहलाते हैं, वो क्या करते हैं? वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये क्या करते हैं? चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणुओं को क्या करते हैं? आवास एवं खाद प्रदान करते हैं, अतः इन्हें सहजीवी संबंध होता है इनमें, क्योंकि राइजोबियम जो जीवाणु हैं राइजोबियम, उनको क्या कर रहे हैं? पादप आवास और खाद दे रहे हैं और राइजोबियम उनको क्या दे रहे हैं? नाइट्रोजन। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजन उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता नहीं रहती। इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं। बहुत कम ही पादप अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी एवं मृतजीवी। परजीवी एवं मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, अतः उन्हें विषमपोषी के रूप में समूहीकृत किया गया है। क्या हम कह सकते हैं कि कीटभक्षी पौधे आंशिक विषमपोषी हैं? तो आज का हमारा ये चैप्टर 1 था विज्ञान का, पादपों में पोषण।
यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।